derivatives. This will be a very interesting topic for you. This time paper, the weight of the topic was 25 to 30 marks. It can go up to 40 marks. All three chapters together. It can go up to 40 marks also. Okay? अब सुनना है तुमको ध्यान से. हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है. अगर मान लो मैं वीट कल्टीवेट करती हूँ, मैं फार्मर हूँ और मैं वीट की उपज करती हूँ, वीट कल्टीवेट करती हूँ, तो बेसिकली इन दैट सिनेरियो गाइज, इन दैट सिनेरियो मुझे डर नहीं लगेगा कि जब फसल कटेगी तो मैं कितने में अपना वीट बेच पाऊंगी. तो आज के दिन कमोडिटीज के लिए, आज के दिन नहीं, बहुत सालों वर्षों से फॉरवर्ड मार्केट होता है, जहां पे तुम जा करके पहले ही बात कर सकते हो कि उस समय जो भी रेट होने दो, मेरा वीट इतने में बिक जाएगा. वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ तुम्हारा? फॉरवर्ड. अगर रेट उस दिन वीट की बढ़ गई तो तुमको लगेगा ना नुकसान लग गया मेरे को, लेकिन वो तो बात पहले ही मैं कर चुकी हूं, दैट यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, यू कैन जस्ट reduce the risk. Did you understand guys? So the underlying, अब क्या हो गया धीरे धीरे करके, समझना ध्यान से क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हो गया. अब ये जो डेरिवेटिव होते हैं ये 4 वैरायटी के होते हैं. नंबर 1 बोल सकता है कोई? फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. तुमको क्या पढ़ना है? ये चारों बिहेव कैसे करते हैं. तो सबसे आसान वाला कौन सा है? फॉरवर्ड. सबसे आसान फॉरवर्ड है. तो भाई पहले डर लग रहा है, अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो दाम बढ़ने का डर, अगर कोई चीज बेचनी है तो दाम गिरने का डर. तो व्हाट यू कैन डू इफ यू आर अफ्रेड ऑफ रेट्स गोइंग अप, गो टू द बैंक, बाय फॉरवर्ड, पहले रेट फिक्स कर लो. तो बेसिकली अगर अंडरलाइंग में डॉलर है तो उसको बोला जाएगा डॉलर फॉरवर्ड. अगर उसके अंडरलाइंग में वीट है तो क्या बोला जाएगा? वीट फॉरवर्ड. अगर उसके अंडरलाइंग में राइस है तो क्या बोला जाएगा? राइस फॉरवर्ड. That means again the same definition, a derivative does not derive its own value, it derives its value from the underlying. यानी तुमको अब तक ये चीज की समझ आ जानी चाहिए कि एक्चुअली 2 तरह के मार्केट होते हैं. एक होता है कैश मार्केट, जिसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट, पैसा दो चीज खरीदो. दूसरा क्या हो गया? डेरिवेटिव मार्केट. तो तुमको नहीं लगता कि अगर एक फॉरवर्ड डॉलर पे बना हुआ है तो अगर वीट का दाम कैश मार्केट में बढ़ेगा तो वीट के ऊपर जो फॉरवर्ड है उसका दाम बढ़ना चाहिए कि गिरना चाहिए? बोलो. बढ़ना चाहिए. अगर सपोज करो जब ये बंदा मेरे पास आया तो मार्केट में वीट का भाव 50 रुपया पर केजी चल रहा था, तो उसके ऊपर जो फॉरवर्ड बनेगा 50 के हिसाब से बनेगा. ये बंदी 1 महीने के बाद आई और इससे 1 महीने में वीट का दाम बहुत शूट अप कर गया, 55 हो गया. तो जब ये फॉरवर्ड करेगी तो 50 के हिसाब से होगा कि 55 के हिसाब से होगा? तुमको समझा मैं क्या बोल रही हूं? दैट मीन्स अगेन अ डेरिवेटिव डज नॉट हैव इट्स ओन वैल्यू, इट विल डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग. I think we gotten it a lot. So should we write a few things now and then? एक बात. दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर में तुमको बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं विच आर यूनिक टू द चैप्टर. अगर तुम उन वर्ड्स का प्रॉपर मीनिंग नहीं समझोगे तो तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा. एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अ क्रैश बैच. बच्चे यही कंप्लेन करते हैं कि मैम आप जब पढ़ती हो सम हमें समझता है, क्योंकि मैं वॉइस को मॉड्यूलेट करती हूँ और तुमको एग्जैक्टली पता चल जाता है कौन से वाली चीज इंफॉर्मेशन को एम्फसाइज करना है. और जब तुम खुद पढ़ते हो तो तुमको पता ही नहीं चलता, बिकॉज तुम वर्ड्स को फील नहीं कर सकते. वो नहीं चलेगा. तो अपने 2 काम करते हैं. पहले तो डेरिवेटिव के बारे में जो भी मैंने बोला है पहले वो लिखते हैं और फिर एक एक करके वोकैबुलरी उठाते हैं. लाइक लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है, एंड ऑल दैट. फाइन. चलो ओके. पॉइंट नंबर 1, a derivative does not have its own value, it derives its value from the
from the underlying. अब क्या हुआ कि ये कोई एक ब्रोकर होगा, मैं लीगल और इलीगल वाला पार्ट बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुमको सबसे अच्छा रिलेट तुम उसी एग्जाम्पल से कर रहे हो, व्हाट आई कैन मेक आउट. अब एक कोई ब्रोकर है, सपोज मैं एक ब्रोकर हूँ, ठीक है, और क्रिकेट का मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, डोंट टेक मी अदरवाइज, ओके, दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग फॉर यू एंड दैट इज आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल. नाउ इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच चल रहा है और मैं ब्रोकर हूँ, तो मैंने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान, अगर सपोज करो कुछ लोग इंडिया पे बैटिंग कर रहे होंगे और कुछ लोग पाकिस्तान पे बैटिंग कर रहे होंगे, नेचुरल सी बात है. क्या ऐसे एक ही तरफ का बैटिंग होगा तो कैसे काम चलेगा? तब सौदा क्या हुआ? सौदे में दोनों तरह के लोग चाहिए ना, बायर भी चाहिए. तो तुम खाली इंडिया नहीं थोड़ी बैटिंग कर रहे हो, पाकिस्तान बैठ के बैटिंग नहीं कर रहा क्या? गजब बात करते हो. पाकिस्तान अपने लिए बैटिंग कर रहा होगा. सो बेसिकली अब इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चल रहा है, ध्यान देना इस बात पे, अगर ये समझ गए ना तो पूरा डेरिवेटिव समझ गया तुमको, कहीं किस हद, कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि तो तुम बार बार ये दिमाग में क्वेश्चन नहीं रेज करोगे कि अरे डेरिवेटिव होता क्या है यार, वो बात बोल रही हूँ. तो अगर बैटिंग, अगर ऑलरेडी चलो मैच चल रहा है, तो जैसे ही अब एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया मैंने, और जिन लोगों ने बोला कि इंडिया जीतेगा तो उनसे पैसे ले लिए, और कुछ लोगों ने बोला पाकिस्तान जीतेगा तो उनसे भी पैसे ले लिए बेसिकली. अब जैसे ही मैच में इंडिया का पलड़ा भारी होएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बना रखा है वो क्या होगा, इंडिया वाले लोग जिन्होंने इंडिया के ऊपर बैटिंग कर रखी है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी कि घट जाएगी? बढ़ेगी. और जैसे इंडिया का परफॉर्मेंस खराब होएगा ड्यूरिंग द मैच, व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल गो डाउन. एंड सेम वाइस वर्सा फॉर द अदर साइड ऑल्सो. So basically what has happened, you have created a contract on some underlying outcome. कोई एक चीज जो होने वाली है फ्यूचर में, उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बना के उसकी ट्रेडिंग चालू कर दी. अब अगर वीट के ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है और उसको एक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा दूं तो क्या होएगा, अगर वीट का भाव बढ़ेगा तो उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, अगर वीट का भाव गिरेगा तो उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू भी गिरेगी. सेम लाइक क्रिकेट मैच. दिस इज डेरिवेटिव. सो कैश मार्केट में पैसा दो और अपनी चीज वो खरीद के डिलीवरी ले लो. डेरिवेटिव मार्केट में अपन ना तो पैसा देते हैं पूरी तरह से, ना पूरा पैसा लेते हैं, डिफरेंस पे काम चलता है. मतलब तुमने अगर 50 रुपया पर केजी पे कॉन्ट्रैक्ट तुमने बाय किया तो 50 देने नहीं है, तुम्हारा बाय पोजीशन रजिस्टर हो गया एक्सचेंज के साथ में. अगर तुम्हारी बात सच हुई और 2 दिन के बाद अगर वीट का दाम 52 रुपीज पर केजी हो गया तो तुम्हारे अकाउंट में 2 रुपए आ जाएंगे. समझ में आई बात? अगर तुमने सेल किया, पहले सेल क्यों किया तुमने? तुमको लगा दाम गिरेगा. अभी ये चीज तुमको पता है, एक्सेप्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका नाम होता है शॉर्ट सेलिंग. खरीद के बेचना तो सबको समझता है, लेकिन पहले बेच दिया और फिर बाद में खरीदा, इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफ होगी. बट वो तकलीफ को मैं कम करने की कोशिश करूंगी जो भी हो पाएगा. आई सेल फर्स्ट, मैंने इसको ये बेच दिया 100 रुपए में, इसने पैसे भी दे दिए मुझे, सामान की डिलीवरी मैंने नहीं करी है. इसको किस चीज से मतलब है? उस सामान से मतलब है. तो मैं सोच रही हूं दाम गिरेगा, 90 रुपए हो जाएगा, तो क्या करूंगी, 90 में खरीद लूंगी और वो सामान इसको दे दूंगी. बीच में कितना बनाया? 10 रुपया. समझ में आई बात? इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग. एवरीथिंग विल कम वन बाय वन. सो दैट्स आई एम सेइंग, डेरिवेटिव का तो आज ट्रेलर भी चालू नहीं होएगा. अभी पहले तुम खाली ये वर्ड्स पे और कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लो, वरना एक भी सम नहीं समझेगा तुमको इतने सम्स में. द बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक एक्चुअली. एंड द sad part is that when the students are learning, nobody teaches them the basics part. They directly start with the questions only, and it is not warranted, because अगर समझ सकते हैं तो याद क्यों करें? It's that simple. Okay, so बहुत सारी चीज लिखवा रही हूँ, देखते क्या क्या तुमको समझ में आता है इसमें. It derives its value from the underlying. Derivatives can be created on any event whose outcome
cannot be predicted with 100% probability. It can be a stock price. It can be a stock price of bonds, or maybe price of wheat or rice. आज की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं? हाँ, इतना दिमाग तो रखना प्लीज, कॉमन सेंस बोलते हैं उसको। आज तो क्या प्राइस होगी पता ही है, फ्यूचर में क्या होगा ये पता नहीं है, तभी डेरिवेटिव काम आएगा। आज के लिए थोड़ी सोच रहे हैं, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। फ्यूचर में रिलायंस का भाव क्या होगा पता नहीं, फ्यूचर में तुम्हारे एनएचबी का बॉन्ड्स की प्राइस क्या होगी पता नहीं, आज से 6 महीने के बाद गेहूं व्हीट कितने पे बिकेगा पता नहीं, कितने में खरीद पाएंगे पता नहीं, ब्याज क्या होगा, आरबीआई क्या रेट लाएगी पता नहीं, रुपये पर डॉलर का रेट क्या होगा पता नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार होगा पता नहीं। आई एम जस्ट बीइंग काइंड ऑफ वेरी फेयर व्हाइल गिविंग कोटिंग द एग्जांपल्स। तो अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करो, डोंट रेस्ट्रिक्ट इट टू इक्विटी एंड सम्स, ट्राई टू ब्रॉडन अप योर होराइजन्स, मेंटल होराइजन्स, थिंक ब्रॉड, देन यू कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बेटर। ओके, सो यहां पे ये लिखा अपने लोगों ने। अब ये तो लिख लिया अपने लोगों ने नंबर 2, या फिर लिख दो एक एग्जाम्पल लिख दूं? नहीं लिखूंगी, चलो नंबर 2 आगे लिखूंगी, डोंट वरी, तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है तुम्हारी। स्टार्ट। देर आर a few unique jargons. There are a few unique jargons related to the topic. ध्यान देना। अब मैं आगे बढ़ू ना, उसके पहले एक बात सुन लो। एक्चुअली लिखवाऊंगी बाद में, पहले सुनोगे तो तुम्हें और क्लैरिटी आएगी कि यार ये लोग डेरिवेटिव कौन यूज करता होगा, पता नहीं। ऐसी बातें बहुत आती है दिमाग में जब शुरुआत करते हैं अपन किसी टॉपिक का पढ़ना, तो कौन यूज करता होगा। आप सुनो ध्यान से, लिखवाऊंगी बाद में। इस पूरे मार्केट को तुम 3 वैरायटी ऑफ लोगों में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला कौन होगा? हेजर। जैसे मैंने एग्जाम्पल तुमको जो गारमेंट का दिया, वो बंदा कौन था? हेजर। उसको किस बात की ज्यादा चिंता होनी चाहिए, गारमेंट पे कि रुपी डॉलर फ्लक्चुएशन पे? गारमेंट। अपन अज्यूम कर रहे हैं कि बंदा बीच में फ्लक्चुएशन से पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ही इज 100% हेजर। ओके। नंबर 2, एक ऐसा बंदा जिसको लग रहा है रुपये डॉलर बढ़ेगा, क्या करेगा? खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं। अगर मेरी, इसको बोलते हैं लग रहा है, ये क्या है? प्राइस बिलीफ, बुलिश और बेरिश, सब लिखवाऊंगी, गिव मी सम टाइम। बुलिश और बेरिश, मुझे लग रहा है ये बढ़ जाएगा तो खरीद लो, रुपये पर डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लो तुम। और अगर तुम्हारी बिलीफ सच हो गई तो और दाम बढ़ गया तो तुम क्या करोगे? पैसा कमाओगे। और अगर तुम्हारी बिलीफ सच नहीं हुई, जो कि ज्यादा टाइम नहीं होगी, तो क्या होगा? बहुत नुकसान होएगा। तो वो नुकसान सहने के लिए तुम्हारे पास में 2 और क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो बिलीफ होनी चाहिए, वरना बाय करना है क्या सेल करना है पता ही नहीं चलेगा। और दूसरा, वो नुकसान सहने के लिए जिगर चाहिए, रिस्क एपेटाइट, वरना अपने को क्या होता है, फिर सुसाइड करना पड़ता है। नंबर 3, अब नंबर 3, थोड़ा पैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं हुआ कि एक ही बार बैटिंग करी और भूखे नंगे हो गए। वो करने के बाद भी थोड़ा अपने पास में औकात रहनी जानी चाहिए, उसको बोलते हैं कुशन ऑफ फंड्स। आई ऑलवेज कोट द सेम एग्जाम्पल कि अगर तुम कार्ड्स या ताश खेलने बैठते हो और 1000 रुपया है, तो क्या चीज बेटर होगा? 1000 का 1 दांव कि 100 के 10 दांव? देखो कितना बढ़िया बोली, ये इनको बहुत अच्छा समझता है। ओके, दैट्स हाउ कुशन ऑफ फंड्स होने चाहिए, ताकि अपन ज्यादा दांव खेल सके उसके अंदर में। ये बंदा कौन है? स्पेक्यूलेटर है ये। इसको कोई लेना देना नहीं है किसी अंडरलाइंग से, ना तो वीट से मतलब है ना डॉलर से मतलब है। ये क्या कर रहा है? तुमको मतलब है क्या क्रिकेट खेलना है क्या जाकर के उधर? नहीं, तुमको क्या मतलब है? खाली आउटकम से। तो ये बंदा क्या कर रहा है? उस इंस्ट्रूमेंट पे बेटिंग कर रहा है।
तो मैं तुमको ये बता रही हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट को कौन कौन से लोग हैं जो यूज करते हैं। एक कैटेगरी के लोग हैं जो उसको यूज करते हैं अपने रिस्क को कम करने के लिए। एक कैटेगरी के लोग हैं जो उसको यूज करते हैं क्या चीज करने के लिए, बैटिंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और तीसरा, अगर मान लो उसी एक इंस्ट्रूमेंट के दो मार्केट हैं, समझ में आ रही है बात, दो मार्केट है, तो एक जगह पे भाव है 100 और एक जगह पे भाव है 110 एक ही टाइम पे, तो क्या करेगा बंदा, 100 पे खरीदेगा 110 पे बेचेगा। ये बंदा कौन है, आर्बिट्राजर। All the sums in this chapter will be either from the point of view of a hedger or a speculator or an arbitrager. चौथी कोई कैटेगरी सम्स की बनती नहीं है। तो अगर तुम साइकी आइडेंटिफाई कर लोगे तो सम का आंसर निकालना आसान हो जाएगा ना। मैं तुमको बताती हूं, जो बंदा हेजर होगा उसको क्या चीज में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट और लॉस में, कि मैक्सिमाइजिंग द इनफ्लो एंड मिनिमाइजिंग द आउटफ्लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्रेन। नो, उसको प्रॉफिट लॉस नहीं करना एक्सचेंज मार्केट में, उसको क्या करना है, अपने आउटफ्लोस को मिनिमाइज करना है और इनफ्लोस को मैक्सिमाइज करना है। स्पेक्यूलेटर का आंसर क्या होगा, प्रॉफिट लॉस। और आर्बिट्राजर का आंसर क्या होगा, आर्बिट्राज प्रॉफिट। आई थिंक यू गॉटन इट। तो अगर ब्रेन समझोगे तो सम के अंदर बंदा कौन चल रहा है, बंदा हेजर चल रहा है, बंदा स्पेक्यूलेटर चल रहा है, कि बंदा आर्बिट्राजर चल रहा है। तुमको नहीं लगता सम करने में आसानी हो जाएगी अपने को? यू विल एग्जैक्टली फोकस व्हाट इज द बेंट ऑफ द पर्सन। I think you've gotten the point already. So we will definitely go ahead and write who is an arbitrager, who is a hedger, and who is a speculator. But before that, I want to make you write what is long. Number A. Long. What is long, guys? अब long मतलब लॉन्ग मतलब ऐसा नहीं। लॉन्ग मीन्स व्हाट, एनीबडी, आई मीन इट्स वेरी, या टेल मी व्हाट इज नॉट शॉर्ट इज सेइंग। एनीबडी डज नोज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग? एनीबडी हैज गिवन CFA एग्जाम्स हियर, प्रिपेयरिंग फॉर CFA? एनीबडी? नन ऑफ यू? ओके, वीकेंड में बहुत थे। लॉन्ग मतलब क्या होता है, बोल लो। यहां पे तो एग्जाम थोड़ी चल रहा है, मैं थोड़ी ना तुमको पनिश करने वाली हूं, गलत ही बोल लो। बाय पोजीशन इज लॉन्ग, बाय पोजीशन इज लॉन्ग। अब इंसान को तकलीफ बहुत ज्यादा है जिंदगी में। कैसे? अगर तुम ध्यान से सुनना, ये मैं किसी बुक में नहीं पढ़ के आ रही हूं, मैं अपने दिमाग से तुमसे बात कर रही हूं, जो भी अभी तक बात कर रही हूं, कि बुक का जब आएगा तो बताऊंगी। यहां देखो बुक चालू हो गई इधर। अब लॉन्ग, इंसान की तकलीफ ज्यादा कहां पे, जब तक तुमने यू आर प्लानिंग टू गो लॉन्ग, तो किस बात का डर, दाम बढ़ने का डर, दाम गिरने का डर। तुम कोई चीज खरीदने वाले हो, खरीदा नहीं है, तो किस बात का डर, बढ़ने का डर। तुमने करेंसी डॉलर खरीदना है, तो किस बात का डर लग रहा है, डॉलर गिरने का कि डॉलर बढ़ने का, डॉलर बढ़ने का। तो व्हाट विल यू डू, बाय फॉरवर्ड। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर बाइंग और यू आर गोइंग फॉर अ प्रॉमिस टू बाय। तो ये पता होना चाहिए, फॉरवर्ड में कुछ देना लेना नहीं होता है थियोरेटिकली, खाली बात करके उसको प्रॉमिस करके आए बैंक को, मैं आऊंगा 3 महीने के बाद और तेरे से $1,00,000 खरीद के जाऊंगा, जो रेट तुमने बताई है उसके ऊपर। तो अगर तुमने जब तक खरीदा नहीं है, टिल द टाइम यू हैव बॉट द एसेट एंड यू आर प्लानिंग टू गो लॉन्ग, देन यू आर अफ्रेड ऑफ प्राइसेस गोइंग अप। अगर तुमने वो चीज खरीद ली तो क्या चीज का डर, गिरने का डर। तो यू विल बाय और यू विल सेल फॉरवर्ड। अगर तुम्हें दाम, फॉर एग्जाम्पल बंदा एक्सपोर्टर है, तो क्या होगा, या फिर चलो जाने दो, ये चीज मैंने अब तक खरीदी नहीं है, खरीदने वाली हूं, तो किस चीज का, कॉमन सेंस यूज करो ना, वो तो है तुम्हारे पास बहुत सारा। दाम बढ़ने का डर लगेगा और खरीद लिया, अब गिरने का डर। तो समझो इन चीजों को तुम अंदर से तुमको इनग्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे हेजिंग करनी है तो डेरिवेटिव में मैं क्या पोजीशन बनाऊंगी, बाय किया क्या सेल की, वो तो डिपेंड करता है वेदर आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग और आई एम ऑलरेडी लॉन्ग। आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अगर तुम खरीदने वाले हो और दाम बढ़ने का डर है तो तुम बाय करोगे, तुम बाय करने के रेट को ब्लॉक करोगे, राइट? अब ऐसे समझा बेटर, राइट? और अगर ऑलरेडी खरीद चुके हैं
और बाद में बेचना है, तो किस बात का डर? रेट, क्या चीज की रेट फिक्स करोगे? खरीदने की रेट फिक्स करोगे फिर से कि उसको बस, तो ये तो बात कर रही थी तब से इंग्लिश में। तो लॉन्ग, इट्स अ वेरी 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 वेग वर्ड एक्चुअली। व्हाट आई वांट टू राइट, लॉन्ग स्टैंड्स फॉर बाय पोजिशन, बट द डेरिवेटिव पोजिशन विल डिपेंड ऑन वेदर वी आर ऑलरेडी लॉन्ग और प्लानिंग टू गो लॉन्ग। लिख लें। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी और प्लैनेट पे लग रहा है तुम आ चुके हो, तो बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो। अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स यू आर नॉर्मल। तो 2 से 3 लेक्चर में सेटल डाउन हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इट मीन्स अगर मुझे समझ आता है तो तुम्हें जरूर समझेगा, तुम्हें तभी नहीं समझेगा जो मुझे नहीं समझता है। स्ट्रेट। इट मीन्स बाय पोजिशन। सबका मुंह देखो, आज बात ही नहीं कर रहे लोग। इट मीन्स बाय पोजिशन। The derivative position would depend on whether we are already long or planning to go long. बी शॉर्ट। मैं समझाऊंगी डिटेल में, मुझे थोड़ा सा लेक्चर आगे बढ़ाने दो, क्योंकि शॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तुम्हारा सिंपल सिंपल चल रहा है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड बीच में डालूंगी तो तुम घबरा जाओगे, तो वो नहीं चाहती मैं। तो कीप इट सिंपल। शॉर्ट मतलब क्या होगा? इट मीन्स व्हाट? सेल पोजिशन। इट मीन्स, थोड़ा सा मैकेनिकल जाते हैं, बाद में सारी चीजें समझाऊंगी। इट मीन्स सेल पोजिशन। The derivative position would depend on, याद रखना, जब ये पूरी कैटेगरी खत्म हो जाएगी तो पूरी एक्सप्लेन कर दूंगी। would depend on whether we are already short or planning to go short.